नाटक मत का, मेरी पहले गला खराब है। देखो सेक्शन 134 क्या नाम है इसका? बोर्ड रिपोर्ट। मैंने आपको कहा था बोर्ड रिपोर्ट में पूरे कंटेंट कल नहीं हो पाए थे, तो आज पूरे करेंगे। मैंने आपको कल बताया कि ये सेक्शन में पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑथेंटिकेशन की भी बात की गई है, फिर बोर्ड रिपोर्ट की बात की गई है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑथेंटिकेशन में मैंने बताया था आपको कि उसे प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी जिसकी थी, ऑथेंटिकेट करने की जिम्मेदारी भी उसकी है, एक ऐड हो जाएगा बस उसमें। वहाँ पे था प्रिपेयर कौन करेगा? CFO, यहाँ भी है। एक था वहाँ पे MD WTD, यहाँ भी है। एक था वहाँ पे एनी अदर पर्सन इंचार्ज, वो यहाँ नहीं है एनी अदर। अब ऐसा थोड़ी ऑथेंटिकेट एनी अदर कोई भी। भाई ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कौन करेगा? CA और एनी अदर, तो मैं अधिवा से साइन करवा लूँगा। तो ऑथेंटिकेट मतलब साइन करना। साइन करने में ऐसे कैसे लिख सकते हो एनी अदर, और लिख भी मत देना। तो साइन करने की अथॉरिटी तो, बनाने की तो चलो ठीक है कि भाई बनवाने का काम किसका है कि भाई CEO वगैरह बनवाएगा, वो नहीं तो जो भी इंचार्ज बंदा है, आपका अकाउंटेंट है, मैनेजर है, वो बनवा देगा। लेकिन ऑथेंटिकेट मतलब अब वो बना है कि नहीं बना है, साइन करना है उसे, तो ऑथेंटिकेट तो सही बंदा करेगा। फिर ऑडिट, अब अगले चैप्टर में ऑडिट आएगी तो फिर ऑडिट CA करेगा। तो 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहले उसे बनवाना, 8 साल तक प्रिजर्व करना, ये एक बात हो गई। अब वो बन गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उस पर साइन करना, ये एक बात हो गई। अब उसकी ऑडिट करना, ये एक बात हो गई। तीनों अलग अलग प्रोसेस है। ऑडिट तो फिर CA करेगा। अब ऑथेंटिकेट करने की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एक ही होते हैं ये, CS, CFO, CEO, ये तो ले लो। और इसके अलावा एक चेयरपर्सन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो चेयरमैन होगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई चेयरमैन नहीं है तो 2 डायरेक्टर। कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो चेयरपर्सन होता है, कई बार नहीं होता है, तो फिर 2, क्योंकि सारे डायरेक्टर एक ही जैसे होते हैं, तो फिर कोई भी 2 डायरेक्टर उस पर साइन कर सकता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप जितनी भी बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्कुलेट करोगे तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट भी लगाओगे। क्या लगाओगे? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट कभी भी सर्कुलेट होंगे तो वो साइंड कॉपी होंगी, रॉ में कभी सर्कुलेट नहीं होंगे। अभी बन गए हैं, साइंड नहीं है और वो सर्कुलेट हो गए, तो ऐसी चीज़ों की कोई वैलिडिटी नहीं हो। कागज़ का टुकड़ा है, कचौरी समोसे खाओ उसके ऊपर, अब्दुल सर की क्लास में, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट बोर्ड रिपोर्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि क्या क्या कंटेंट होंगे। क्या कंटेंट होंगे? सबसे सबसेक्शन 1 में दे रखा था होल्डिंग सब्सिडरी की इंफॉर्मेशन होगी। क्या होगी? होल्डिंग सब्सिडरी की इंफॉर्मेशन। ले पेन, किसकी बुक है? ले कुछ दे मेरे को पेन वगैरह। बोर्ड रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑन द हाइलाइट्स ऑफ सब्सिडरी एंड होल्डिंग। अरे सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर, ओ कहाँ खो गए चिन्नू? यहाँ देखो, सेकंड नंबर पे बकवास थी, बहुत सारे पॉइंट थे, मैंने 8-10 बता दिए थे आपको। क्या क्या? एक आपका वेब एड्रेस, ठीक है, एक आपकी नंबर ऑफ मीटिंग्स कितनी करी आपने, DRS आज पढ़ाना है क्या होता है। उसके बाद फ्रॉड अगर डिटेक्ट हुए हैं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डिक्लेरेशन, मैनेजर रेम्यूनरेशन कमीशन, अगर आपने रेम्यूनरेशन कमेटी वगैरह बनाई है तो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, उनका रेम्यूनरेशन, HR पॉलिसी आपकी, ठीक है। ऑडिटर ने अगर कोई रिमार्क लगाए हैं तो वो रिमार्क, कंपनी के अफेयर्स, कितने रिजर्व में डाला पैसा, कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया, कितनी एनर्जी और कितना फॉरेन एक्सचेंज आपने कंजर्व किया, ये कुछ बेसिक बातें आपको याद रखनी है। अब आ जाओ तुम रूल 8 पे, पीछे रूल 8 के हिसाब से ये चीज़ें भी बोर्ड रिपोर्ट में आनी चाहिए, ये पूरी याद रखना तुम। 1 2 3 4 5 6 7 8 और पीछे हो तो वो भी टिक करना। कितनी है? 9 10 11 12, 2 अमेंडमेंट है। जितने याद रहेंगे एक न्यूमेरिक बना लेंगे अभी। उसके बाद DRS के अंदर भी 6 पॉइंट है, वो भी याद रखोगे। 1 2 3 4 5 6। DRS तो रटवा दूंगा मैं, DRS में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो 12 पॉइंट है इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, लिखते चलेंगे ताकि याद रहे हम लोगों को। देखो रटना ही है। देखो इसके अंदर अगर क्वेश्चन आया, क्या आएगा? कंटेंट लिखो बोर्ड रिपोर्ट की, और क्या आएगा? कभी ऐसा हुआ नहीं है, कम ही हुआ है ऐसा।
कि बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट लिखो, हो गया तो नसीब है तुम्हारे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन के नंबर भी फिर डायरेक्ट ही मिलते हैं। पूरा कंटेंट याद होगा, पूरा पॉइंट याद होंगे, पॉइंट भी तुम्हें सही लिख दिए, बोल्ड कर दिया, थोड़ा हाईलाइट कर दिया उस पॉइंट को, बस और क्या करना है। तो अब देखो रूल 8 सेक्शन तो बोलता है वो 8-10 चीज़ें जो बताई। अब रूल 8 कहता है भैया ये चीज़ें भी लिखो। अमेंडमेंट जैसे जैसे आते गए रूल 8 में डलते गए, सेक्शन को अमेंड नहीं किया। सेक्शन तो जब से आया 2013 से वैसा के वैसा ही है। अमेंडमेंट सारे कहाँ आते गए? रूल 8 में। और यार रूल 8 इतना बढ़ते बढ़ते 12-15 पॉइंट का हो गया। 1-2 पॉइंट हुआ करते थे पहले, क्योंकि सेक्शन में सब कुछ तो लिखा हुआ है, ये डिटेल दो वो डिटेल दो। इंतहा तो इतनी कर दी इन्होंने, एनर्जी कितनी कंजर्व करी है ये बताओ। तुम्हारी ऐसी तैसी बिजली का बिल टोटल करके डालूँ इसमें, हाँ, कि पिछले महीने में 100 यूनिट थी, फिर 200 यूनिट थी, फिर 500 यूनिट थी, ये भी बताऊँ इन्हें। कितनी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी यूज़ करी, कितना डॉलर यूज़ किया, कितना पाउंड यूज़ किया, यूरो यूज़ किया। ऑडिटर ने जो मेरे पे रिमार्क डाले, ऑडिट रिपोर्ट में दे तो रहा हूँ मैं सारे रिमार्क, फिर उसे बोर्ड रिपोर्ट में अलग लिखूँ, फिर उस रिमार्क के ऊपर कमेंट करूँ कि इन्होंने ये रिमार्क डाला है, सॉरी, क्या कमेंट करूँ। अब दुनिया भर की पटेलाई करने के बाद फिर इन्होंने रूल 8 में और अमेंडमेंट भी डाले, नहीं ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो। पहला, फाइनेंशियल समरी आपकी सबसे बेवकूफ़ चीज़। क्यों बेवकूफ़? जब मैं अपने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ फिर समरी भी डालूँ, और होल्डिंग सब्सिडी की डिटेल कंसोलिडेशन में दे रहा हूँ, तो ऐसा भी नहीं कि उसकी समरी डालूँ, उसकी भी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल रहा हूँ। अगर मेरी सब्सिडी है तो सब्सिडी छोड़ो बेटा, एसोसिएट है तो उसका भी डेटा दे रहा हूँ मैं, तो फिर समरी भी बनाऊँ। अब समरी कैसे बनाऊँ? अगर बैलेंस शीट में मैंने सारी एसेट लिखी है तो समरी में टोटल एसेट लिखूँ, बैलेंस शीट में मैंने सारी लाइबिलिटी लिखी है तो समरी में टोटल लाइबिलिटी लिखूँ। समरी तो ऐसे ही बनेगी। क्या समरी? बकवास ज़बरदस्ती। जब मैंने डिटेल में हर चीज़ दे रखी है तो ये क्या बकवास है, लेकिन करनी है ये बकवास। नेचर ऑफ बिजनेस अगर चेंज हुआ है तो ये ठीक पॉइंट है। नेचर ऑफ बिजनेस अगर चेंज हुआ है तो, हालांकि अगर ऑब्जेक्ट क्लोज में चेंज आया तो वो भी मेमोरेंडम में आ जाएगा, मेमोरेंडम ऑल्टर करना पड़ेगा। और अगर ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज हुआ है तो नेचर ऑफ बिजनेस चेंज होना मतलब ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज होना। नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर, ये भी बकवास है। ये भी मेरे सारी चीज़ें मैं पोर्टल पे डाल चुका हूँ, फिर बोर्ड रिपोर्ट में डालना। और ये पहले भी आ गया, कितनी मीटिंग हुई, क्या हुआ, डायरेक्टर वगैरह, जो कौन नए अपॉइंट हुए और कितने रिज़ाइन करके गए। ठीक है, इसमें मेरे हिसाब से अपॉइंट और रिज़ाइन की जगह सिर्फ रिज़ाइन होता, और वो भी अगर यूजुअल रेजिग्नेशन नहीं होता तो वो लिखना ज़रूरी था। वो शेयर होल्डर को बताना ज़रूरी है कि डायरेक्टर ने रिज़ाइन क्यों किया। ऐसा तो नहीं था कि आपका कोई फ्रॉड पकड़ाई में आ गया था और आप उसे हैरेस कर रहे थे, और हैरेस कर रहे थे तो वो परेशान हो गया और छोड़ के चला गया, तो वो बात बतानी चाहिए थी। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरा व्यू ये है कि इसके अंदर वो चीज़ें हाईलाइट करवाओ, इसको छोटा करो थोड़ा, और इम्पोर्टेंट चीज़ें ज़्यादा डलवाओ, ताकि लोग सुनने वाले का भी एफिशिएंसी लेवल बढ़ा रहे। आप जितनी बड़ी करोगे इसको, आगे पढ़नी भी तो है ये बोर्ड मीटिंग में, सॉरी बोर्ड रिपोर्ट एजीएम में पढ़ी जाती है। तो एजीएम में जब बोर्ड रिपोर्ट पढ़ेगा और इतनी लंबी बोर्ड रिपोर्ट होगी तो वहाँ पे ताहिर तो ऐसे ही सो जाएगा। तो वहाँ पे तो मीटिंग में जो लोग अटेंड करने आए हैं उनको इम्पोर्टेंट बातों पे फोकस डलवाओ, और वो कैसे डलेगा? जब इम्पोर्टेंट बातें इसमें डलेगी। तुम इसको जितना मोटा तुम लोग काम कर रहे हो क्वांटिटी पे, और काम करना चाहिए क्वालिटी पे। और ये क्वांटिटी पे काम करते करते बहुत बड़ा पुलिंदा बन जाएगा ये। फिर और सबसे मेन तो रिपीटेशन को तो अवॉइड ही करो। जो बात ऑडिटर भी अपनी रिपोर्ट में बोलने वाला है वो ये लोग तो बोले ही नहीं, रिपीटेशन होगा ज़बरदस्ती। अगला ये बकवास, बोर्ड का एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह। ठीक है, ये लोग फालतू पटेलाई अपनी अपनी हाँकेंगे, हम ये है, हमने इसको अपॉइंट किया है, ये वहाँ से पढ़ के आया है ने, ये वो है ने, ये सब बातें लिखेंगे यहाँ। अगला, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी सब्सिडरीज इस साल क्रिएट हुई और कौन सी सीज हुई, कौन सी नई बनी और कौन सी सीज हुई। ठीक है, पूनम सब्सिडरी सीज कैसे होती है बेटा? बेच दे, हमारे किसी कंपनी में 51% शेयर्स थे, अब हमने 11% शेयर किसी को बेच दिए, तो उस कंपनी में अब हमारे 40 ही रह गए। तो पहले वो हमारी सब्सिडरी थी लेकिन इस साल वो हमारी सब्सिडरी नहीं है। ये बात भी हमें शेयर होल्डर को बतानी
चाहिए, ये भी बढ़िया चीज़ है। आगे अगला वाला भी बढ़िया है, कितने नए डिपॉजिट हमने एक्सेप्ट किए पब्लिक से, कितने नए रिन्यू किए, कितने पे किए, इन सब की मैक्सिमम लिमिट क्या थी, किससे कितना लिया, कितना दिया, इंटरेस्ट कितना पे किया इसके ऊपर, मतलब एक तरीके से डिपॉजिट्स की डिटेल। किसकी डिटेल? नंबर 7। ये तुम बाद में फ़ोटो ले लेना और तुम्हें शॉर्ट में लिखना है और न्यूमेरिक बना के आना है। जो कल सबसे अच्छे न्यूमेरिक बना के आएगा उसको गिफ्ट। और वो सेक्शन का टेस्ट का क्या हुआ भैया? अबे तुम लोग मेरी बात को सीरियसली नहीं लेते हो क्या? हाँ, सिर्फ सेक्शन नंबर नहीं पढ़े जा रहे तुम लोगों से? हाँ, छोड़ो अब, तुम्हारा गिफ्ट विफ्ट सब कैंसिल, तुम्हारे भाड़ में जाओ ना। बढ़िया लेके आया था मैं गिफ्ट, गिफ्ट कैंसिल, टेस्ट कैंसिल। ये क्यों बताऊँ, मैं लेके आया हूँ, रखा हुआ है। चलो मेरी बात सुनो। अब डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट विच आर नॉट इन, ये वाला पॉइंट काट दो, डिपॉजिट के अंदर आ गया ये। फिर डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट ये हो गया। सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल, ये भी बढ़िया है। अगर आपके खिलाफ किसी ट्रिब्यूनल ने या कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है, कोई मटेरियल ऑर्डर, तो वो भी बताओ। जैसे अभी हम अडानी के खिलाफ पास हुआ था, कोई केस आया था, उछला था, मीडिया में भी आया था, तो वो इस तरह की कोई चीज़ आपके साथ हुई है तो बताओ, उसका बताओ, मतलब जवाब दो उसका कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ। ताकि क्या होता है, जितने अच्छे से जवाब दोगे उतनी आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी रहेगी। क्या बनी रहेगी? शेयर होल्डर आपको छोड़ के जाएंगे नहीं। बताओ जो भी कुछ आपके साथ हुआ है, गलत है, सही है, जो भी कुछ है जवाब दो। साल में एक ही तो बार मिल रहे हो, एजीएम तो एक ही बार हो रही है, तो सब बातें बताओ। ये एक अच्छा पॉइंट है। एक ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, 8th वाला, डिटेल्स ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इसकी बात आगे डीआरएस में भी होगी। किस में होगी? डीआरएस में। डीआरएस का 5वां पॉइंट देखो, डीआरएस का 5वां पॉइंट यही है। द डायरेक्टर इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी हैज लेड डाउन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल टू बी फॉलोड एंड सच इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वर एडिक्वेट। रिपीट हो गया ना, उधर भी है। तो डीआरएस के तो 6 पॉइंट याद करवाने ही है, तो ये उधर भी आएगा, उधर बात करेंगे क्या होता है ये। अभी होल्ड पे रखना इसे, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। नेक्स्ट अगला वाला, आपकी कॉस्ट रिकॉर्ड। लेकिन ये बार बार बोलता हूं, कॉस्ट रिकॉर्ड कब? जब आपकी कॉस्ट ऑडिट होनी है। क्या होनी है? ये हमारे सिलेबस का लास्ट सेक्शन है 148। कौन सा? लास्ट सेक्शन, कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट अब्दुल अली सर पढ़ाएंगे, ठीक है, कि कॉस्ट ऑडिट अगर होती है तो कॉस्ट कब होती है और कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं तो कैसे होते हैं, ये सब कॉस्ट के बारे में हम 148 में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पे 148 लगता है तो ये क्लोज आपको डालना है, अगर आप पे 148 नहीं लगता तो आपको ये क्लोज नहीं डालना है, ये बात याद रखना। सो कॉस्ट रिकॉर्ड हैज़ टू बी मेंटेन बाय दोज कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू which are required to get its account audited by cost auditor as per 148। जिन लोगों को कॉस्ट ऑडिटर से कॉस्ट ऑडिट करवानी होती है 148 में, उन्हीं लोगों को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं, बाकी सबको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन। अब सेक्शन आएगा तो बात करेंगे कि किसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया एक्ट है, क्लोज है। अगर आपने आपके वर्क पैलेस पे फीमेल के साथ कोई तरह का हैरेसमेंट होता है तो उसके लिए कोई आपने कमेटी बनाई है कि नहीं बनाई है? क्योंकि इसका एक कानून है, कांग्रेस जाते जाते ये लास्ट कानून लेकर आई थी मनमोहन सिंह के टाइम पे 2013 में, बस उनका टेन्योर खत्म ही होने वाला था और ये एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ था। इस एक्ट का नाम था प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं, आज भी आते हैं, उस समय भी आते थे, कि जब लड़कियाँ वर्क प्लेस पे काम करती है
तो उनके साथ कोई ना कोई तरह का हैरेसमेंट होता है। अगर ऐसा कोई हैरेसमेंट के केसेस आते हैं तो आपकी कंपनी में एक प्रॉपर ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जहां वो लड़की इस बात को जाकर एड्रेस कर सके और जो भी कल्प्रिट है उसके खिलाफ कंप्लेन हो सके। कि कई बार लड़कियां क्या करती है, ये सब चीज़ें इग्नोर कर जाती है और एक तरीके से बोले तो घूट पी जाती है कि चलो ठीक है यार, मेरे को तो काम करना है, अभी मैं कुछ बोलूँगी, कोई मुद्दा उठेगा, मेरी जॉब चली जाएगी, मेरे को इस जॉब की सख्त ज़रूरत है। इस तरह के केसेस आपके वर्क प्लेस पे नहीं होने चाहिए। इसको लेकर ये कानून कांग्रेस उस समय लेकर आई थी, बहुत काम का कानून है, ठीक है। इस तरह के इंसिडेंट फॉरेन में तो बहुत आम है, ठीक है, बहुत आम। और हमारे यहाँ भी इस तरह के इंसिडेंट अब बढ़ने लगे हैं जहाँ पर लड़कियों के साथ कोई ना कोई तरह का हैरेसमेंट होता है। तो बोर्ड रिपोर्ट में आपको क्या लिखना है कि हैरेसमेंट हो रहा है? बोर्ड रिपोर्ट में ये लिखना है कि अगर इस तरह के कोई हैरेसमेंट होते हैं तो हमारे यहाँ ऐसी एक प्रॉपर कमेटी है जहाँ पर लड़की जाकर अपनी बात कह सकती है। ऐसी कोई कमेटी लड़कों के लिए क्यों नहीं है योगेश? हाँ, क्योंकि तुम हैरेसमेंट करते हो सालो। अब नेक्स्ट 11 और 12 की बात करते हैं। ये दोनों अमेंडमेंट है। अगर आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में ये मोदी जी एक्ट लेकर आए थे कि अगर आप इंसॉल्वेंट होने वाले हो, सीए फाइनल में आएगा, बहुत बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत बड़ा एक्ट, 100-150 पेज का एक्ट है बहुत, और आता भी 4-5 नंबर का क्वेश्चन है। कंटाल जाओगे तुम ये एक्ट पढ़ने में। अभी मैं पढ़ाने में कंटाल गया इसको। आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, अभी तो पूरा प्रोसेस है कि अगर आप इंसॉल्वेंट होने वाले हो तो उसके पहले एप्लीकेशन फाइल कर दो, रिजोल्यूशन प्लान बनेगा, आपको इंसॉल्वेंसी निकालने की कोशिश करेंगे आप इंसॉल्वेंट ना हो, आपको बचाया जाए, इस तरह के पूरे प्रोसेस है। तो अगर आईबीसी एक्ट में आपकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है, आप इंसॉल्वेंट होने वाले हो, तो उसका जिक्र भी आपको बोर्ड रिपोर्ट में करना है कि भाई साहब हम हो चुके हैं नंगे और हमने आईबीसी एक्ट में एप्लीकेशन डाली है कि अब हमें नंगे डिक्लेयर कर दो, क्योंकि हम होने वाले हैं, जब हो जाएंगे तो दिक्कत होगी, तो हमने आगे से एप्लीकेशन डाली है। तो ऐसी कोई एप्लीकेशन अगर पेंडिंग है तो वो भी आपको बतानी है। और लास्ट, अगर आपके, ये कौन सा नया आ गया अब, हाँ, अगर आपने लोन वगैरह ले रखा है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसके वैल्यूएशन में कोई डिफरेंसेस है तो वो आपको बताने हैं। क्या सर ये डिफरेंस कैसे आएगा? या जैसे अभी आपने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे लोन लिया था, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे लोन लिया था, अब जिस रेट पे आपने लोन लिया था उस समय 8% ब्याज चल रहा था, आज फ्लोटिंग में वो 12 हो गया है, तो 4% का जो फ़र्क आया इंटरेस्ट के अंदर। या लोन अगर आपने फॉरेन करेंसी में लिया था और डॉलर की रेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ चुके हैं, तो वो जो डिफरेंसेस आए हैं, मतलब कोई भी तरह के डिफरेंसेस अगर लोन में आए हैं तो वो भी बताने पड़ेंगे। तो डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ लोन क्या है? ये डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ लोन हो गए 12। बनाओ, इसका कुछ बन रहा हो तो ये रूल 8 के हिसाब से है। किसके हिसाब से है? और कल 10 कंटेंट और पढ़ाए थे आपको, वो 10 का भी कुछ बन रहा हो तो बनाओ। वो सेक्शन के हिसाब से थे, ये इसके हिसाब से थे। पहले इसका एक एक वर्ड छाटो। फाइनेंशियल समरी F सही है, नेचर ऑफ बिजनेस का N भी सही है, डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर में डिटेल लो या डायरेक्टर लो, दोनों D है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज को E ले लो, डिपॉजिट को D ले लो, और सब्सिडरी कंपनी को क्रिएट करना, सीज करना S ले लो, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर O ले लो, उसके बाद इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का I ले लो, कॉस्ट रिकॉर्ड का C, वर्क प्लेस पे फीमेल के साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट के अगर कोई केस आते तो उसकी कमेटी बनाना, ये W ले लो। आईबीसी में अगर कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है I ले लो, डिफरेंस इन वैल्यूएशन को D ले लो। बनाओ, इसका पॉज कर दे चुन्नू।